जो मेजरमेंट्स आई दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन के साथ जुड़ी है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। हर वो चीज, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, हमारा फिजिक्स स्टार्ट ही फिजिकल क्वांटिटी से होता है। हर वो क्वांटिटी, ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, दैट इज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी। और मेजरमेंट बहुत जरूरी है टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि अगर आपको, आप कहते हो मेजरमेंट क्यों करनी है, क्योंकि अगर हम मेजर नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। बेसिकली मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। ठीक है, कि आप फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल क्वांटिटीज में जो चीज मेजर की जा सकती है दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल हमने लेंथ ले ली, तो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ इज इक्वल टू, जो फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट होती है उसमें दो चीजें आती हैं, एक आती है मैग्नीट्यूड और दूसरा आता है यूनिट। मैग्नीट्यूड होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट मतलब जिसमें आप उसको मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी चीज की लेंथ मेजर की है 10 मीटर, तो 10 मीटर में जो 10 है दैट इज द मैग्नीट्यूड, और यू कैन से इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड m इज द यूनिट जिसमें आपने इसको मेजर किया है। तो व्हाट इज 10 मीटर? 10 मीटर का मतलब ये हुआ इट इज अ लेंथ विच इज 10 टाइम्स द यूनिट ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर हमारा एक स्टैंडर्ड है, इस जिसको हम यूनिट बोलते हैं, और 10 मीटर का मतलब है कि ये लेंथ 1 मीटर से 10 गुना ज्यादा है। दैट इज द मेजरमेंट। ठीक है, अब देखिए आपने 10 मीटर को मैं सेंटीमीटर में भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ। 10 मीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 100 सेंटीमीटर, क्या आ गया वो 1000 सेंटीमीटर। यहाँ पर अब 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, ये तो सबको पता है। अब देखोगे आप कि यहाँ पर आपने लेंथ को मेजर किया था मीटर में, यहाँ पर आपने लेंथ को मेजर किया है सेंटीमीटर में। यूनिट हैज बीन चेंज। अगर यूनिट चेंज होंगे तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो मेजरमेंट आपने की है, वो तो सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बच्चों को एक स्केल, एक रॉड दी और बोला कि इसको आप मुझे इसकी लेंथ मेजर करके बताओ। एक बच्चा कहता है मैम इसकी लेंथ 3 मीटर है, एक कहता है मैम इसकी लेंथ जो है वो 300 सेंटीमीटर है। तो दोनों का ही आंसर जो है वो करेक्ट है, लेकिन दोनों ने ही डिफरेंट सिस्टम्स को लेकर, डिफरेंट यूनिट्स को लेकर उसकी लेंथ को मेजर किया है। जितना बड़ा यूनिट होगा उतनी छोटी उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू लगी होगी। वो देखो, बिकॉज फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ, यहां से आपने देख लिया Q इज इक्वल टू NU होता है। फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट। तो ये कांस्टेंट रहना है। जब कांस्टेंट रहना इसका मतलब है कि यहाँ पर जैसे 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर आ गया। यू चेंज द न्यूमेरिक वैल्यूज, यू चेंज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बट द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। मीन्स N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आपको एक चीज अभी आपको सीखनी है कि वेनेवर यू राइट NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। इक्वल टू एंड कांस्टेंट मिलके प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बनाते हैं। तो यहाँ पर आ गया NU इक्वल टू कांस्टेंट, तो N इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा कांस्टेंट अपॉन, मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ, कांस्टेंट अपॉन U, और कांस्टेंट और इक्वल टू किसका साइन बनाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का। तो यहां से एक रिलेशनशिप निकल गई, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्सली? इनवर्सली का मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि अगर N बड़ा, मतलब N बढ़ाएंगे तो U छोटा हो जाएगा। लार्जर द यूनिट स्मॉलर विल बी द मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब हम आ जाएंगे आगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वी हैव। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहली जो हमारे पास टाइप आती है दैट इज रेशियो। आपने 9th 10th में बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ी हैं जिनकी रेशियो होती है। द फिजिकल क्वांटिटीज जिसको आप रेशियो बोलते हो, इनके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इनके साथ कोई भी यूनिट अटैच नहीं होता। When a physical quantity is a ratio of two similar quantities, it has no unit। और आपको पता है रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है कि it is
मतलब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको कंपेयर करते हो, ठीक है। When a physical quantity is a ratio of two similar quantities, it has no unit. For example, जैसे कि आपने एक चीज पढ़ी हुई है relative density. Relative density is equal to density of object upon density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटी है दोनों में वो क्या है, डेंसिटी। तो जो यूनिट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का होगा वही यूनिट डेंसिटी ऑफ वाटर का होगा, तो यूनिट यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो वैल्यू आएगी दैट इज द रेशियो, एंड रेशियो हैज नो यूनिट। नो डाउट इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, बट ये क्या है, ये कांस्टेंट नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट की जो रिलेटिव डेंसिटी है और दूसरी ऑब्जेक्ट की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो डिफरेंट होगी, बट स्टिल इट हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। नाउ वी कम, व्हाट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी अभी आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। इट इज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप रेशियो लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5। उसके साथ कोई यूनिट है नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो जो वैल्यूज आती हैं जब आप उसको सब्स्टिट्यूट करते हो, उसमें अगर यूनिट दोनों, मतलब दोनों ही वेलोसिटीज हैं, ये भी मीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस होगा, ये भी मीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस होगा, तो न्यूमरेटर में भी मीटर पर सेकंड है, डिनोमिनेटर में भी मीटर पर सेकंड है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ एक नंबर वैल्यू चेंज रहेगी। उसी तरीके से अभी आपने यहाँ पर ही क्लास 11th में एक चीज पढ़नी है, एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है, एंड दैट इज स्ट्रेन, दैट इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। तो देखो ये भी क्या है, डायमेंशन, और ये भी क्या है, डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन मीन्स स्ट्रेन, जब आप पढ़ोगे चैप्टर तो यू विल कम टू नो दैट स्ट्रेन इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज वॉल्यूमेट्रिक। इसमें लेंथ भी चेंज हो सकती है और वॉल्यूम भी चेंज हो सकती है। तो जहां पर चेंज इन डायमेंशन, मतलब अगर चेंज इन लेंथ है अपॉन ओरिजिनल लेंथ है, तो बेसिकली है तो दोनों चीजें क्या, लेंथ ना। तो जो यूनिट यहाँ पे लेंथ का होगा वही यहाँ पे लेंथ का होगा, कैंसिल हो जाएंगे। जो आंसर आएगा स्ट्रेन, दैट विल बी अ रेशियो एंड इट हैज नो यूनिट, ठीक है। तो एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ी, दैट इज रेशियो। अब यहां पर एक चीज नोट करिएगा कि एंगल इज एक्सेप्शनल फिजिकल क्वांटिटी। एंगल आप सबने अगर पढ़ा होगा और आपको याद होगा तो एंगल का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इट इज आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क भी इन्वॉल्व्स द यूनिट ऑफ लेंथ एंड रेडियस ऑल्सो इन्वॉल्व्स द यूनिट ऑफ लेंथ। अगर मैंने एक सर्कल लिया और उसकी आर्क है और रेडियस है, दोनों ही अगर सेंटीमीटर में होंगे, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे। देखो ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सपोज आर्क इज 2 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, तो आपका सेंटीमीटर कैंसिल हो गए, लेकिन जो आपका एंगल है वो उसका यूनिट होता है। नो डाउट यहाँ पर दोनों के यूनिट्स कैंसिल हो रहे हैं, इट इज जस्ट सिमिलर टू द केस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड दैट इज रेशियो। लेकिन इसको यूनिट एक एसआई सिस्टम में इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स में इसको एक यूनिट दिया गया है, एंड इसको आपको पता है कि आप एंगल को डिग्रीज में या रेडियंस में एक्सप्रेस करते हैं अलॉन्ग विद इट्स न्यूमेरिक वैल्यू। तो दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, ठीक है। नाउ वी कम टू द स्केलर्स। स्केलर्स यहाँ पर मैं जस्ट हिंट ही दूंगी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी आपका आगे काइनेमेटिक्स में एक फुल फ्लेज यूनिट है विच इज बेस्ड ऑन स्केलर्स, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। तो स्केलर्स एक तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं विच हैव मैग्नीट्यूड विद यूनिट बट दे हैव नो डायरेक्शन, ठीक है। इन जैसे लेंथ हो गया, टाइम हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, सबको पता है लेंथ का जो यूनिट है, अभी हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिस्कस करेंगे, उसमें मैं बताऊंगी। जैसे कि आप लेंथ लेते हो, उसका मीटर यूनिट ले लिया, तो 5 मीटर इज अ डिस्टेंस, 5 मीटर इज अ लेंथ, ठीक है। तो लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके पास क्या है, लेंथ के पास आप मैग्नीट्यूड भी है और यूनिट भी है, लेकिन लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। देन वी हैव टाइम, देन वी हैव वर्क, देन वी हैव एनर्जी। ये सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट है, इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड
स्केलर क्वांटिटी का नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, बिकॉज अभी फिजिक्स में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वहां पे आपको वेक्टर्स में पता चलेगा कि नेगेटिव साइन जब लगा होता है तो उसका मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन स्केलर्स में अगर नेगेटिव साइन लगा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि हमने किसी ऑब्जेक्ट कोई वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू -5 जूल्स, तो वहां पर माइनस का मतलब ये नहीं है कि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, वहां पर माइनस का मतलब कुछ और होगा। ठीक है, माइनस मीन्स कि वहां पर वो ये बता रहा है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ही नेगेटिव है। आपको ये अभी चीज आपको वर्क नेगेटिव वर्क डन का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं होगा। ये वर्क पावर अभी धीरे धीरे आप लोगों ने आगे सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसमें नेगेटिव वर्क के बारे में भी आपको पता चलेगा कि स्केलर्स जब नेगेटिव होते हैं तो उनका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन कोई डायरेक्शन नहीं बताता। नाउ लेट्स और स्केलर्स का क्या होता है कि दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी लॉज ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे कि अगर हमें लेंथ को ऐड करना है तो हम ऑर्डिनरी लॉज, यानी कि अगर आपके पास दो लेंथ्स दी गई हैं विदाउट कंसिडरिंग द मतलब डायरेक्शन, हम उसमें उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एक और तरह की क्वांटिटी आपने क्लास 11th में पढ़नी है, एंड दे आर द वेक्टर्स। वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड अलोंग विद द यूनिट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू जो है वो वो डायरेक्शन चेंज करने से चेंज हो जाती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते। दे हैव स्पेशल लॉज फॉर देयर addition and subtraction, multiplication, and examples of vectors are displacement, velocity, acceleration, force, etc. ये vectors में मैं clear करूंगी। ठीक है, नोट इसमें एक और चीज आती है कि अब इनके अलावा इन तीन क्वांटिटीज टाइप की क्वांटिटीज के अलावा हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जो ना कि स्केलर होती हैं और ना ही वेक्टर होती हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी आप पढ़ोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, वो ना ही वेक्टर है, क्योंकि अगर उसकी हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ये इनर्शिया इज इन केस ऑफ द, ये हमारा रोटेशनल मोशन में आता है। डायरेक्शन का मतलब अगर हम उसमें उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और वो स्केलर भी नहीं है क्योंकि इट हैज डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज अबाउट डिफरेंट एक्सिस। ठीक है, रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन चेंज करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। सेंस ऑफ रोटेशन मीन्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन एक्सिस चेंज करने से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? टेंसर्स। तो आपको अगर कभी कोई पूछे व्हाट इज अ टेंसर, तो आपने बताना है कि टेंसर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं विच हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, तो आपके पास अब हमारा जो हमने ये तो हो गई कि कितनी टाइप की हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी है बेस्ड ऑन द यूनिट्स एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, नाउ कम्स द फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? फंडामेंटल एज द नेम इटसेल्फ स्पेसिफाइज कि फंडामेंटल मीन समथिंग विच इज वेरी वेरी बेसिक। अब आप देखोगे कि फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ अब इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल नहीं मानते हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने सिर्फ कुछ क्वांटिटीज को क्या किया है? फंडामेंटल मान लिया है, और वो इस तरीके से हमने चूज की है कि बाकी सारी जो क्वांटिटीज हैं वो इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सके। जैसे कि अगर आप लोगों ने 9th में मोशन चैप्टर किया है तो आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा, ये सब पढ़ा है ना। तो आपने देखा होगा कि हम वेलोसिटी को भी लेंथ और टाइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को भी लेंथ टाइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फोर्स को मास लेंथ टाइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम फंडामेंटल सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को कहते हैं जो क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट हैं, जो क्वांटिटीज जो है वो किसी और क्वांटिटीज से डिराइव नहीं होती और ना ही फर्दर वो किसी और क्वांटिटीज में रिजॉल्व होती है। ठीक है,
और उनसे बाकी सारी जितनी भी फिजिक्स की फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको आप डिराइव कर सकते हो। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हुई, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहले फंडामेंटल और डिराइव का मतलब समझो, फिर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन कुछ ही क्वांटिटीज को फंडामेंटल माना है, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हैं जो जिनसे आप बाकी सारी क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हो। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो है जो फर्दर और छोटे टुकड़ों में नहीं बट सकती है, जो और किसी चीज से डिराइव नहीं हो सकती, जो खुद इंडिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंटली जिनकी एग्जिस्टेंस है, दोज क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल। और जो क्वांटिटीज हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके डिराइव करते हैं, दे आर नोन एज द डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल, हमने मोस्टली लेंथ, मास और टाइम, तीन क्वांटिटीज को हमने क्या किया है, फंडामेंटल क्वांटिटी माना है, ठीक है। इफ लेंथ इज डिफाइंड एज फंडामेंटल क्वांटिटी देन एरिया एंड वॉल्यूम आर डिराइव्ड फ्रॉम द लेंथ एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ विद द पावर्स 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। एरिया दिख रहा है ना यहाँ से, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो आपका ये भी मीटर में आएगा और ये भी मीटर में आएगा, तो इट इज मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ले लो, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आप लेंथ को भी मीटर में एक्सप्रेस करोगे, ब्रेड्थ को भी और हाइट को भी, तो आपका जो आंसर आएगा, जो यूनिट वॉल्यूम की बनेगी, दैट इज मीटर क्यूब। तो आपने देखा कि हमने लेंथ को जो है वो फंडामेंटल माना है और एरिया जो है वो डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड मतलब जो कि हम फंडामेंटल यूनिट्स की पावर्स को रेज कर इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ गया आपके पास वेलोसिटी। वेलोसिटी इज ऑल्सो अ डिराइव्ड यूनिट बिकॉज इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस मीन्स मीटर में, टाइम मीन्स सेकंड में, तो वेलोसिटी का यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड, इट इज ऑल्सो डिराइव्ड यूनिट। तो आप आसानी से जिन यूनिट्स को, जिन क्वांटिटीज की, तो स्टूडेंट्स यू हैव सीन कि कैसे हमने वेलोसिटी को, वेलोसिटी विच इज अ डिराइव्ड यूनिट, उसको एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी, और मैंने उसको एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी में, तो उसकी यूनिट हमारे पास आ गई मीटर पर सेकंड। तो अब आपको आई होप यहां तक क्लियर हो गया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम बेसिक मानते हैं, ठीक है, जो किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं हो सकती और ना ही फर्दर वो किसी और क्वांटिटी में स्प्लिट हो सकती है। लेकिन यस, उनको हम मल्टीप्लाई करके हम या डिवाइड करके हम दूसरी किसी और फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। और वो क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में यूज करके डिराइव करते हैं, उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि आपने देखा वॉल्यूम, इसको हमने फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ के साथ मेजर करके, मल्टीप्लाई करके हमने वॉल्यूम को डिफाइन किया। Velocity, which is distance upon time, distance and time both are taken as the fundamental quantities. तो इन fundamental quantities की मदद से हमने एक derived quantity निकाली, ठीक है। तो अभी आगे आप देखेंगे हमारे पास आते हैं सिस्टम, यूनिट्स के सिस्टम, ठीक है। नाउ just like we have fundamental and derived quantities, we have fundamental and derived units, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इतनी सारी अब क्वांटिटीज आ गई हैं हमारे पास फिजिक्स में, तो जैसे आपने पढ़ी भी है 9th 10th में भी आपने बहुत सारी क्वांटिटीज जो है वो पढ़ चुके हो। तो अब हर क्वांटिटी जो है उसका एक यूनिट, अलग से यूनिट होता है। सो इट अपियर्स दैट देयर मस्ट बी एज मेनी यूनिट्स एज देयर आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऐसा लगता है कि जितनी क्वांटिटीज हैं उतने ही हमारे पास यूनिट्स होंगे,
मगर ऐसा नहीं है। मैकेनिक्स में आपने देखा होगा, मैकेनिक्स मींस मोशन, आपने 9th क्लास में मोशन पढ़ा ना, आपने देखा होगा कि जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको हम सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ एंड टाइम, अभी तक हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज जो पढ़ी हैं वो कितनी पढ़ी हैं? 3, मास, लेंथ एंड टाइम। इन तीनों में ही हम मैकेनिक्स के सारे बाकी क्वांटिटीज को हम डिराइव कर सकते हैं और उनकी यूनिट्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताइए, फोर्स क्या होता था? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है अभी पढ़ेंगे हम आगे, ये तो मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एट लास्ट हमारे पास जो फोर्स का रिलेशन निकलेगा वो इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम ही निकला। तो हम मास, लेंथ एंड टाइम के यूनिट्स लगाएंगे और उसके यूनिट्स फोर्स के डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो इनको मैकेनिक्स में वी हैव ओनली 3 फंडामेंटल यूनिट्स एंड दीज आर मास, लेंथ एंड टाइम एंड दे आर नोन एज, उनको हम एब्सोल्यूट और बेस यूनिट्स भी कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो यूनिट्स हम डिराइव करते हैं उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि किसी भी सिस्टम में आप, अभी हम सिस्टम्स भी पढ़ेंगे, किसी भी सिस्टम की मैं बात कर लूं अगर, तो आप के जो मास, लेंथ एंड टाइम के यूनिट्स होंगे दे विल बी कंसीडर्ड एज द फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लाइट ईयर के बारे में सुना है, लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है, तो लाइट ईयर को हम फंडामेंटल ही मानेंगे क्योंकि ये किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं हमारे पास मैकेनिक्स में, मास, लेंथ एंड टाइम, इनके यूनिट्स किसी भी सिस्टम में हम लेंगे वो फंडामेंटल यूनिट्स ही कहलाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से आपका अगर मैं मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर, सेकंड इनवर्स, इन सब की बात करूं तो ये फंडामेंटल नहीं है। ये कौन से है? ये डिराइव्ड यूनिट्स है क्योंकि इसमें पावर्स है, लेंथ, मास, मतलब केजी, मास और उसकी मीटर और सेकंड की पावर्स इन्वॉल्व हुई हैं, जिसमें इनकी पावर्स बेस यूनिट्स आ गई आपके पास, मीटर, केजी, सेकंड, जिसमें इनकी पावर्स इन्वॉल्व हो जाएंगी वो हो जाएगा आपका डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, अब देखो ये जो चॉइस थी डिराइव्ड यूनिट की, कि जैसे हमने मैकेनिक्स में मान लिया, सपोज मैं अभी तक मैकेनिक्स की बात कर रही हूँ क्योंकि जब हम एसआई सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो जाएंगी। जस्ट अभी मैं वहां पर जाने वाली हूँ, अगले वही टॉपिक में जाऊंगी। लिसन, मैकेनिक्स में वी हैव जो हमने चूज की मास, लेंथ एंड टाइम, 3 फंडामेंटल यूनिट्स, दिस वाज जस्ट एन आर्बिट्रेरी चॉइस। आर्बिट्रेरी मीन्स कि जिसने चूज किया होगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, उसने ये 3 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज ले लिया और इनकी 3 जो यूनिट्स आए उसको फंडामेंटल यूनिट्स मान लिया और बाकी सबको इन्हीं में से डिराइव किया। इन केस ये जब ये स्टडी हुई होगी तब की बात है। इन केस अगर उस समय उन्होंने मास, लेंथ एंड टाइम के बजाय फोर्स या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन किसी और चीज को फंडामेंटल माना होता तो फिर हमारी जो बाकी जो लेंथ है, फॉर एग्जांपल जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर सपोज हमारे पास उन्होंने वेलोसिटी को या स्पीड को फंडामेंटल यूनिट माना होता, ठीक है, अगर साइंटिस्ट ने मैकेनिक्स में बजाय मास, लेंथ, टाइम के वेलोसिटी या स्पीड को फंडामेंटल यूनिट माना होता, तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहां पर हमारा डिस्टेंस का जो यूनिट निकलना था दैट विल बी स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि वहां पर हमारा स्पीड फंडामेंटल था। तो स्पीड का मीटर पर सेकंड या जो भी यूनिट होता, वो जो भी आपका डिस्टेंस का यूनिट आता वो इन टर्म्स ऑफ स्पीड और टाइम में आता। तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि फंडामेंटल और जो आपके डिराइव्ड हैं वो क्या है? फंडामेंटल के अपने यूनिट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं, और डिराइव्ड के उसमें से उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके डिराइव किया जाता है। मास, लेंथ एंड टाइम को हमने लिया है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था उस समय जब साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे। इट वाज जस्ट एन आर्बिट्ररी चॉइस। उन्होंने इसको चूज कर लिया कि हम मास, लेंथ एंड टाइम से ही लेंगे और बाकी सभी क्वांटिटीज के यूनिट्स इसी इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके निकालेंगे। अभी आप देखोगे अगर आप में से कुछ बच्चों ने अगर आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन करनी होगी तो वहां पर क्वेश्चंस आते हैं ये यूनिट्स के ऊपर बेस्ड, कि आपको बजाय मास, लेंथ एंड टाइम के कुछ और फंडामेंटल यूनिट्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि फिर आप किसी कोई क्वांटिटीज दी जाती है कि उनके यूनिट्स डिराइव कीजिए यूजिंग दीज फंडामेंटल यूनिट्स। तो याद रखिए जो
फंडामेंटल यूनिट होता है उन्हीं को यूज करके हम लोग डिराइव्ड यूनिट निकालते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे कि आपने जब आप 9th-10th में जब आप यूनिट्स पढ़ते होंगे तो आपने नाम सुना होगा, देयर इज एसआई सिस्टम, देयर इज सीजीएस सिस्टम या एमकेएस सिस्टम। तो ये सिस्टम्स का नाम आपने सुना होगा। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये सिस्टम्स हैं क्या। What is a system? A complete set of units, both fundamental and derived, for all kinds of physical quantities is called system of units. System of units एक system रहता है जिसके अंदर हमारे सारे फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स को ग्रुप किया जाता है और उसको कहा जाता है कि ये हमारा एक सिस्टम ऑफ यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने ले लिया CGS सिस्टम, CGS, C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो जिस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड में एक्सप्रेस किया जाता है उसको कहा जाता है CGS सिस्टम। अगर देखो बच्चे, अगर यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स चेंज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली डिराइव्ड भी चेंज हो जाएंगे। जिस सिस्टम में लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो वहां पर वेलोसिटी भी सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो दैट इज व्हाई हम कहते हैं व्हाट इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट, जिस वो सेट है जिसमें कि फंडामेंटल प्लस डिराइव्ड यूनिट्स को एक सिस्टम के अंदर ग्रुप किया जाता है। तो जब सीजीएस की बात करेंगे, जब भी मैं बोलूंगी सीजीएस यूनिट, तो आपके दिमाग में एकदम से ये बात आनी चाहिए कि सीजीएस सिस्टम में हमारा लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम एंड टाइम सेकेंड, और इसमें हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर स्क्वायर आती है। फोर्स, जैसे कि एसआई यूनिट आपने अभी तक जो पढ़ा है उसमें आप फोर्स का यूनिट यूज करते थे न्यूटन, लेकिन यहां पर अभी आप सीजीएस सिस्टम जो यूज करेंगे, सीजीएस सिस्टम जो पढ़ेंगे, वहां पर फोर्स का एक नया यूनिट, एक नया नाम सुनने को मिलेगा, दैट इज डाइन। एंड एनर्जी, जिसको आप एसआई सिस्टम में जूल्स में मेजर करते हैं, यहां पर मेजर करेंगे हम एसआई सीजीएस में अर्ग्स में। ठीक है, सीजीएस सिस्टम जो है वो फ्रेंच सिस्टम है, फ्रांस में डेवलप हुआ था सबसे पहले। उसके बाद में आया एफपीएस सिस्टम। देखो एफपीएस सिस्टम हमारे इंडिया में कब आया, बिकॉज इट इज अ ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ कुछ लोकल यूनिट्स भी हैं मास, लेंथ एंड टाइम के। और बिफोर मतलब प्री अकबर पीरियड जिसको आप कह सकते हो हिस्ट्री में, उस समय ये माशा, रत्ती, तोला, ये सब चीजें जो थी, सेर, ये सब जो यूनिट्स थे मास के, ये यूज किए जाते थे। ठीक है, लेकिन अकबर के आने के बाद अकबर को लगा कि इसमें कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उनको कुछ चेंज करना होगा, लेकिन फिर भी वो एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो है वो सेट नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने अपना सिस्टम जो है वो चलाया, एंड एफपीएस सिस्टम इज अ ब्रिटिश सिस्टम। और इसमें लेंथ को नापा जाता है फुट में। आज भी हम अपनी जो हाइट है वो फुट में ही नापते हैं। मास को, मास नहीं, यहां पे याद रखिएगा, ये जो पाउंड है, पाउंड इज अ यूनिट ऑफ वेट। इसमें मास का यूनिट कुछ और है। हमने एफपीएस लिखा है, बट यहां पर एक स्पेशल, एक एक्सेप्शनल चीज है कि जो आपका पाउंड है, पाउंड इज नॉट हियर अ यूनिट ऑफ मास। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि पाउंड क्या चीज है। हम लोग पाउंड कहते हैं ना, जब केक खरीदने जाते हैं तो ये 1 पाउंड का केक है, 2 पाउंड का केक है। तो बेसिकली जो यहाँ पे यूनिट हम ले रहे हैं ना, पाउंड, पाउंड इज द यूनिट ऑफ यहाँ पर वेट। बहुत सारे बच्चों को अभी ये भी क्लियर नहीं होगा कि मास और वेट में क्या फर्क है। वो सोचेंगे कि मास भी वही होता है और वेट भी वही होता है। नहीं बेटा, अभी जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, तो टाइम हमारा सेकंड में ही रहता है, और लेंथ फुट में, और वेट जो है वो किस में लिया जाता है, पाउंड में। ठीक है, अब यहां पर एक स्पेशल चीज मैंने आपको, एक अगर हम नॉन साइंस नोइंग मैन की बात करें तो उसके लिए पाउंड इज अ यूनिट ऑफ मास। बट हम जो साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि पाउंड इज नॉट अ यूनिट ऑफ मास, इट इज अ यूनिट ऑफ वेट। एक्चुअली 1 पाउंड इज इक्वल टू द वेट ऑफ ए बॉडी हैविंग अ मास ऑफ 0.4536 kg। ठीक है, तो अगर हम 1 पाउंड केक लेने जाते हैं तो बेसिकली वो हमें कुछ 450 ग्राम का केक जो है वो देता है। ठीक है, मास का यूनिट एफपीएस सिस्टम में आता है 14.56 kg, जिसको स्लग बोलते हैं। ठीक है, एक स्लग है, एक यूनिट है स्लग, विच इज द यूनिट ऑफ मास इन एफपीएस सिस्टम, और एक स्लग इज इक्वल टू 14.57
kg। ठीक है, जल्दी से अब हम लोग करेंगे एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम इज ऑल्सो अ फ्रेंच सिस्टम, ये भी एक फ्रेंच सिस्टम है। ये मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड इसमें हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें 9.8 मीटर पर सेकंड है, और फोर्स का यूनिट न्यूटन ही है, एनर्जी का जूल ही है, जैसा कि एसआई में पढ़ते हैं हम। एमकेएस सिस्टम जो था वो बिल्कुल सही था, लेकिन एमकेएस सिस्टम में हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसमें सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट नहीं निकल सकते। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि जब भी कोई साइंटिफिक प्रोसेस चलता है तो वो थ्योरी तब तक वैलिड रहती है जब तक कि उसमें कोई लिमिटेशन, कोई कमी ना आए। अगर उसमें कोई कमी आ जाती है तो उसी थ्योरी के ऊपर मॉडिफिकेशन होती है, और फिर न्यू थ्योरी जो है वो मॉडिफाई होके वो उसकी जगह ले लेती है। उसी तरीके से देखो एमकेएस सिस्टम आया, एमकेएस सिस्टम ठीक था, आसान था, मीट्रिक सिस्टम था, लेकिन इसकी कमी ये आई कि इसमें सारी डिराइव्ड यूनिट्स के जो क्वांटिटीज थी उनके यूनिट्स नहीं निकाले जा सकते थे, तो इस पे कुछ मॉडिफिकेशन हुई। और फिर उसके बाद फ्रेंच मतलब लोगों ने ही, साइंटिस्ट ने ही एक सिस्टम, नया सिस्टम, तो एसआई सिस्टम हमारा इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एमकेएस के बाद, एमकेएस का आपको बताया, एमकेएस वाज अ परफेक्ट सिस्टम, बट उसकी एक ही लिमिटेशन थी कि उसमें बहुत सारी जो डिराइव्ड यूनिट्स थी उनके यूनिट्स नहीं निकलते थे, डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स नहीं निकलते थे, इसलिए एसआई सिस्टम आया। एसआई सिस्टम इज द फ्रेंच सिस्टम, और उसका फ्रेंच नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, फ्रेंच नाम है सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स, एंड इट इज इक्वल टू, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट इज अ मॉडर्नाइज्ड an extended form of the metric systems like CGS and MKS system, or this system was adopted in 1960 by 11th General Conference of Weights and Measures। और इसमें इसकी जो खासियत है वो क्या है? आज तक हम इसी सिस्टम को फॉलो करते आ रहे हैं। इट्स अ परफेक्ट सिस्टम। इसमें सभी फंडामेंटल, इसमें हमारे पास 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। ठीक है, और ऑन द यूजिंग these 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हम फिजिक्स की सभी जितनी भी फिजिकल